साल था 1939। फिनलैंड की सर्दियां मतलब अपने चरम पर थी। तापमान था -40 डिग्री सेल्सियस। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ बर्फ, जंगल और एक गहरा सन्नाटा। और इसी सन्नाटे को तोड़ा सोवियत रूस ने। लाखों सैनिक, हजारों टैंक, लड़ाकू जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक ने इस छोटे से देश पर हमला कर दिया था। और सबको लगा कि फिनलैंड तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी कोई बराबरी ही नहीं थी। एक तरफ एक विशाल साम्राज्य और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग जो बस अपना घर बचाना चाहते थे। इतिहास की किताबों में इसे विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन उस बर्फीले नर्क में इतिहास से दूर एक आदमी था। ना उसके पास कोई टीम थी, ना कोई आधुनिक हथियार। वो एक साधारण सा किसान था, छोटा सा कद। नाम था सीमो हायहा। उसने बस अपने सफेद शिकार वाले कपड़े पहने, अपनी पुरानी राइफल उठाई और बर्फ में जैसे गायब हो गया। और यहीं से कहानी उस दिशा में मुड़ जाती है जहां बड़े बड़े आंकड़े और सेनाएं मतलब बेमानी लगने लगती हैं। अगले 100 दिनों में उस एक अकेले इंसान ने 500 से ज्यादा दुश्मन सैनिक मार गिराए। और वो भी एक ऐसी राइफल से जिस पर दूरबीन मतलब स्कोप तक नहीं लगा था। रूसी सेना में उसका खौफ इतना बढ़ गया कि वो उसका नाम ही भूल गए। उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, द व्हाइट डेथ। सोचिए, उसे मारने के लिए पूरी की पूरी टुकड़ियां भेजी गईं, तोपों से गोले बरसाए गए, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। और इसका कारण बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक सैनिक की तरह नहीं लड़ रहा था, वो उस बर्फ और सन्नाटे का ही एक हिस्सा बन गया था। उसकी रणनीति ताकत नहीं, खामोशी थी। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, खामोशी। वो घंटों तक बर्फ में बिना हिले डुले एक ही जगह पड़ा रहता था। यहाँ तक कि अपनी सांस से जो भाप निकलती है वो भी दुश्मन को ना दिख जाए, इसके लिए वो अपने मुंह में बर्फ रखता था। कमाल है। युद्ध खत्म हुआ, वो किसी तरह बच गया। तो एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप इतने घातक कैसे बने, इसका राज क्या है? और सीमो ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, अभ्यास। और ये जवाब ही सब कुछ कह देता है ना। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं, कोई किताब नहीं, शोहरत से कोई लेना देना नहीं। वो वापस अपने गांव चला गया और 96 साल की उम्र तक एक गुमनाम जिंदगी जी। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में यही बात अटकी, अभ्यास। उसका अभ्यास सिर्फ राइफल चलाने का नहीं था, उसका असली अभ्यास था उस बर्फीले सन्नाटे को साधने का, घंटों तक खुद के साथ अकेले रहने का। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी शक्ति की गहराई में उतरता है। बिल्कुल। सीमो की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये खामोशी की उस अपार शक्ति की कहानी है जिसे हम आज की शोर शराबे वाली दुनिया में लगभग खो चुके हैं। हाँ, तो इस चर्चा का मिशन स्रोत के आधार पर यही समझना है कि कैसे खामोशी, जिसे अक्सर हम कमजोरी, अकेलापन या मतलब एक तरह की सामाजिक विफलता समझते हैं, वो असल में अवलोकन, तैयारी और शक्ति का एक अनदेखा हथियार हो सकती है। और ये विश्लेषण खासतौर पर इस बात पर केंद्रित होगा कि स्रोत इस शक्ति को हमारी आज की मतलब हाइपर कनेक्टेड दुनिया में कैसे परिभाषित करता है। चिन पर टिकी है। वैलिडेशन यानी दूसरों से मिलने वाली मान्यता। हाँ, मतलब लोगों के काम, उनके विचार, यहाँ तक कि उनकी खुद की पहचान भी इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। एक बाहरी स्वीकृति की लगातार भूख। और ये हर जगह दिखती है ना? देखे जाने की चाहत, सुने जाने की चाहत, सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स, हर ग्रुप का हिस्सा बनने की बेचैनी। लोग अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए मतलब अपनी पूरी आत्मा निचोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई उनकी तरफ देख ले। वो मानो हर पल चिल्ला रहे हो, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मुझे स्वीकार करो। बिल्कुल। लेकिन ऐसा मंच बन गया जहाँ शोर को ही सफलता का पैमाना माना जाता है। जो जितना ज्यादा बोलता है, जितना ज्यादा दिखता है, उसे उतना ही सफल समझा जाता है। और खामोशी को यहाँ अक्सर खालीपन मान लिया जाता है। और इसी शोर भरी दुनिया के ठीक विपरीत लेखक एक दूसरे तरह के इंसान का चित्र हमारे सामने रखता है। वो इंसान जिसने परछाई की तरह चलना सीख लिया है। वो एक कमरे में मौजूद होता है, सब कुछ देख रहा होता है, हर झूठी मुस्कान, हर नर्वस हंसी, लेकिन खुद को जाहिर नहीं करता। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास पैदा होता है जिस पर स्रोत हमारा ध्यान खींचता है। जब समाज ऐसे किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे समझ नहीं पाता। समाज की नजर में ये व्यक्ति या तो हारा हुआ है या असामाजिक है
या शायद उसमें आत्मविश्वास की कमी है? हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में जो चुप है उसे अदृश्य मान लिया जाता है। ये धारणा बन गई है कि अगर आप बोल नहीं रहे तो शायद आप सोच भी नहीं रहे। उन्हें लगता है कि ऐसा व्यक्ति उदास है, अकेला है या शायद कमजोर है। और यहीं पर स्रोत अपना सबसे बड़ा और शक्तिशाली तर्क सामने रखता है कि यह खामोशी खालीपन नहीं बल्कि एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो शोर में नहीं बल्कि गहरे अवलोकन और समझ से बना है। ये एक जानबूझकर चुनी गई स्थिति है, कोई मजबूरी नहीं। ये विचार ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि खामोशी एक हथियार हो सकती है, लेकिन ये हथियार काम कैसे करता है? लेखक इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता है। जब दूसरे लोग अपनी बात सुनाने के लिए खुद को सही साबित करने के लिए बेताब होते हैं, तो ये खामोश व्यक्ति चुपचाप सब कुछ पढ़ रहा होता है। और ये पढ़ना शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, इसका मतलब है शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना, लोगों की असुरक्षाओं को भांपना। ये बातचीत के अदृश्य धागों को देखने जैसा है। बिल्कुल। स्रोत में लिखा है कि जब लोग सफाई देते हैं तो वो उनके शब्दों के पीछे की घबराहट को ऑब्जर्व करता है। जब वो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो उनके दिखावे के पार देखता है, और जब वो अपनी बातों के जोश में अपने सारे पत्ते अनजाने में खोल देते हैं तब वो अपनी चाल चलता है, चुपचाप, बिना किसी नाटक के। ये सीधे तौर पर मैकियावेली के उस प्रसिद्ध कथन से जुड़ता है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। लोग अपनी आंखों से देखते हैं, दिमाग से नहीं। ये बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोग जो सतह पर दिखता है उसी पर यकीन कर लेते हैं। हाँ, जो करिश्माई ढंग से बोलता है उसे ज्ञानी मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत के अनुसार ये खामोश व्यक्ति सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखना सीख चुका है। इसका मतलब वो सतह के नीचे देख सकता है। वो समझता है कि असली सच शब्दों में कम है और उन चीजों में ज्यादा है जो कहीं नहीं गई। सच तो उन बातों में होता है जिन्हें लोग छुपा रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज में, आवाज के उतार चढ़ाव में, या दो वाक्यों के बीच के उस अजीब से सन्नाटे में। ये अवलोकन की शक्ति है जो शोर में कभी विकसित हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप खुद बोलने में व्यस्त होते हैं तो आप कभी भी दूसरों को पूरी तरह से पढ़ नहीं सकते। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है कि कोई इस तरह की गहरी समझ, इस तरह की डीप इंसाइट विकसित कैसे करता है? ये किसी क्लासरूम या किताब से तो नहीं सीखी जा सकती। ये शक्ति आती कहाँ से है? आपने सही सवाल पूछा और स्रोत इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से देता है। ये शक्ति आई है पूर्ण एकांत से, वही एकांत जिससे आज की दुनिया में ज्यादातर लोग डरते हैं। हाँ, अकेले रहने को आज एक सजा की तरह देखा जाता है। लोग खुद की कंपनी से बचने के लिए लगातार शोर, मनोरंजन और दूसरों की मौजूदगी ढूंढते हैं। लेखक उस अनुभव का जिक्र बहुत ईमानदारी से करता है। वो उन रातों की याद दिलाता है जब आपका अपना दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाता है, जब लगता है कि पूरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, दोस्त पार्टियां कर रहे हैं और हम कहीं अकेले पीछे छूट गए हैं। वो डर, वो असुरक्षा। लेकिन स्रोत कहता है कि ऐसा व्यक्ति उस डर से भागा नहीं, वो उस असहजता में टिका रहा और उस आग में जला नहीं, बल्कि जैसा लेखक लिखता है और ठंडा और धारदार होकर निकला। ये एक बहुत शक्तिशाली छली है। एकांत यहाँ कोई जेल नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह का एकांत हर किसी के लिए है? स्रोत तो इसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड बताता है, पर क्या ये कुछ लोगों के लिए मतलब सामाजिक अलगाव या डिप्रेशन का रास्ता नहीं बन सकता? ये बहुत अच्छा सवाल है और देखिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये निष्क्रिय अकेलापन नहीं है बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है। ये जानबूझकर खुद को समझने के लिए चुना गया रास्ता है। निष्क्रिय अकेलापन आपको कमजोर करता है, जबकि सक्रिय एकांत आपको खुद से मिलाता है। तो ये किस तरह की ट्रेनिंग है जो इस एकांत में होती है? ये इंसानों को पढ़ने की ट्रेनिंग है। लेखक के अनुसार उस खामोशी में उस व्यक्ति ने इंसानों के पैटर्न, उनके ट्रिगर और उनके नाजुक अहंकार को समझना सीखा है। जब दुनिया किसी के करिश्मे को देख रही होती है तो वो उसके पार उस इंसान की असुरक्षा को देख रहा होता है। ये अनुमान लगाना नहीं है, ये अनुभव और गहरे अवलोकन से पैदा हुआ जानना है। ये जानना कि कौन सच बोल रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, ये एक तरह की सुपर पावर लगती है। और शायद यही वजह है कि लेखक कहता है कि इस ट्रेनिंग के बाद एक बहुत खतरनाक बदलाव शुरू होता है। खतरनाक, ये शब्द यहाँ बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। ये समाज के नजरिए से खतरनाक है क्योंकि ऐसा व्यक्ति सामाजिक नियमों के हिसाब से चलना बंद कर देता है। वो कनेक्शन के पीछे भागना बंद कर देता है
उसे समझ आ जाता है कि हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं है। इसका मतलब वो रिश्तों को एक अलग ही नजरिए से देखने लगता है। अब वो किसी का साथ अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं चुनता। स्रोत में इस बारे में कुछ बहुत तीखी बातें कही गई हैं। जैसे एक पंक्ति है, एक औसत दोस्त एक खुले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक बहुत बड़ा एहसास है, क्योंकि एक दुश्मन तो आपको सीधा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक औसत दोस्त जो आपके साथ है भी और नहीं भी, वो आपको धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता है। एक और पंक्ति है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, नकली वफादारी खुली नफरत से ज्यादा जहरीली होती है। ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के लिए अब रिश्तों की क्वालिटी उनकी संख्या से कहीं ज्यादा मायने रखती है। और जाहिर है इसके परिणाम भी होते हैं। लेखक कहता है कि शायद ऐसे व्यक्ति ने दोस्त खोए हैं, शायद उसे अब पार्टियों में नहीं बुलाया जाता, समाज की नजर में वो फिर से अकेला या घमंडी करार दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसे एक गहरी सच्चाई का पता चल चुका है। और ये पंक्ति शायद इस पूरी चर्चा का सार है। गलत लोगों से घिरे रहने से ज्यादा दम घुटने वाला कोई अकेलापन नहीं होता। ये एकांत की अंतिम स्वीकृति है। ये समझना कि अकेला होना और अकेलापन महसूस करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। उसने अकेलेपन को नहीं बल्कि एकांत की ताकत को चुना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो स्रोत हमें बता रहा है वो ये है कि खामोशी कमजोरी नहीं है। यह है अवलोकन का, तैयारी का और असल में शक्ति का प्रतीक है। ठीक सीमो हाया की तरह, जो बर्फ के सन्नाटे में रहकर ही दुनिया की सबसे घातक ताकतों में से एक बन गया। उसने शोर में नहीं, सन्नाटे में अपनी ताकत खोजी। ये बाहरी शोर से हटकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की यात्रा है। बिल्कुल। और स्रोत का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी विचार के साथ होता है। वो कहता है, खामोशी सिर्फ देखने का हथियार नहीं है, यह तैयारी का मैदान है। तैयारी, ये एक शब्द पूरी कहानी बदल देता है। ये खामोशी निष्क्रिय नहीं है, ये अभ्यास है। और अंतिम पंक्ति है, और जो इंसान एकांत में तैयार होता है वो भीड़ में कभी हारता नहीं। ये वाकई एक शक्तिशाली निष्कर्ष है और ये हम सब के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। स्रोत हमें बताता है कि एकांत तैयारी का मैदान है और खामोशी एक हथियार। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सब तैयारी आखिर किस लिए है? अगर खामोशी में इंसान इतना कुछ सीखता है, इतना शक्तिशाली बनता है, तो जब वो व्यक्ति भीड़ में बोलने या कुछ करने का फैसला करता है तो उसका प्रभाव कैसा होता होगा? अगर खामोशी तैयारी है तो उसका असल प्रदर्शन क्या होगा?